सो हेलो एवरीबॉडी, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर शेड्यूल्स, क्वेश्चनर्स, इन सब का डिफरेंसेस देख लिया। इस वीडियो के अंदर हम लोगों को आगे का पोर्शन करना है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हम लोग शेड्यूल्स या क्वेश्चनर्स बनाते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करेंगे, हम लोग को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। याद रखना, हम लोगों ने जो पिछले में डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि ये शेड्यूल्स या क्वेश्चनर्स जो है ये हम लोग को कैसे तैयार करना है, सो दैट मतलब हम लोगों ने देखा सिंपल, इजी, ये सारे कैसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सब देखा हम लोगों ने। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस बनाने का एक स्टेप ऐसा नहीं कि बस सोचा कि अच्छा ये सर्वे, ये रिसर्च हम लोगों को कंडक्ट करना है, बस बैठ के हम लोग क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम लोगों को एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, स्टडीज़ बिठाना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे लिस्ट डाउन करते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चंस का लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो यहाँ पे लिखना ज़रा इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे हेडिंग लिखेंगे हम लोग, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लिस्ट ऑफ questions to be asked in schedules या फिर क्वेश्चनर्स। और लिख देती हूँ क्योंकि ऐसा स्लैश दूंगी तो लगेगा कि शेड्यूल्स और क्वेश्चनर्स एक ही बात है। नहीं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस था, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो चाहे शेड्यूल हो, चाहे क्वेश्चनर हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर खुद उस चीज़ को फिल कर रहा है, या फिर हम लोगों ने बाई मेल, ईमेल जो भी है उसको भेज दिया और फिर जो रिस्पोंडेंट है वो खुद फिल करके हमें दे रहा है, जो भी हो, जो क्वेश्चंस उसमें होंगे, वो क्वेश्चंस तैयार करने के लिए हम लोगों को पूरा एक बाकायदा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि ठीक है, पहला स्टेप है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे बेसिकली जो हम लोग रिसर्च या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग जो डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, पहले तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। हमारा सर्वे किस बारे में होगा, क्योंकि हम डेटा जाके, अब हमको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। अब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डेटा कलेक्ट करना और हम जाके पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस। तो हमें बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हमारा सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इससे हम क्या शो करेंगे। हमारे रिजल्ट में हम ये दिखाना चाहते हैं कि यस, फीमेल्स के साथ आज भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें जाना पड़ेगा और जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव यानी व्हाट, व्हाई यू वांट टू कलेक्ट दैट डेटा, क्यों वो डेटा कलेक्ट करना है, कैसे रिजल्ट्स हम चाहते हैं, क्या हम शो करना चाहते हैं। बेसिकली जब हम लोग रिसर्च लिखते हैं, पहले लिखा जाता है फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। जब हम लोग रिसर्च लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक माइंड में ऑब्जर्वेशन या जो भी बोलो, हम लोग एक काइंड ऑफ हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं कि यस, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के इंडिया में भी। एक बार हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रख लिया, उसके बाद ही हम जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। इस ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। हमें पता होना चाहिए कि हमको किससे डेटा कलेक्ट करना है। हमें डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शो करना है डेटा, तो हमें फॉर एग्जांपल हमें फीमेल्स से डेटा कलेक्ट करना है जो मैरिड हैं। हमें फीमेल्स जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड से भी डेटा कलेक्ट करना होगा, या फिर हम लोगों को किन कैटेगरी ऑफ लोगों से डेटा फाइनली कलेक्ट करना है वो क्लैरिटी भी हमें जानना होगा, वो भी हमें चुनना होगा। फीमेल में भी हम लोग कौन से एज ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग उसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लिया ऐसा नहीं होता है, पूरा एकदम जस्टिफाइड तरीके से उस चीज़ का सिलेक्शन होना चाहिए। फिर तीसरा है चूज़ द टाइप ऑफ questions
दैट यू वॉन्ट टू आस्क। अब इसका क्या मतलब होता है, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं या क्लोज एंडेड रखने हैं। बेसिकली ओपन एंडेड माने जिसमें वो लोग पूरी तरीके से हमारे साथ कन्वर्सेशन करें और उनके कन्वर्सेशन के बारे में हम पूरा सेंटेंसेस के रूप में लिखें, दैट्स ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड माने हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 बॉक्स दे दी, उसमें से टिक करना है, दैट्स ए क्लोज एंडेड। हमें समझना होगा कि जिस मुद्दे पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमारा ओपन एंडेड सवाल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनके ओपिनियंस को भी डेटा में शामिल करें, रिकॉर्ड करें, या फिर जस्ट हम लोग को एक MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन का लिस्ट दे देंगे और उसी से काम बन जाएगा। ये तय करना पड़ेगा हर टाइप के रिसर्च में। या बोल सकते हैं कि डिफरेंट मान लो डोमेस्टिक वायलेंस एक टॉपिक है, हम लोग ओपन एंडेड रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि उनके घर में पानी आता है कि नहीं आता, ये चीज़ हमको जानना है, कितना पानी का कनेक्टिविटी है, कितने हफ्ते में कितने दिन पानी आता है नहीं आता है, ये सब चीज़ अगर हम जानना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लोज एंडेड हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम ओपन एंडेड रख रहे हैं या क्लोज एंडेड रख रहे हैं, वो हमें अपना चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स होते हैं, बट ठीक है अभी के लिए इतना रेलिवेंट है। फिर जो 4th है हम लोगों का, ड्राफ्ट करो क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार डिसाइड हो गया कि कौन से टाइप का क्वेश्चंस हमें पूछना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस को ड्राफ्ट यानी क्वेश्चंस को लिखना शुरू करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव का एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि कौन से रिस्पॉन्डेंट्स हमको डेटा कलेक्ट करना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। एक बार पता चल जाए ये तीनों चीज़, फिर उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना, क्वेश्चंस को लिखना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं कि क्वेश्चंस ड्राफ्ट करेंगे, इसके अलावा हम लोग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस भी ड्राफ्ट करते वक्त ध्यान देंगे। हम लोगों ने क्वेश्चंस डिसाइड कर लिया कि ये 10-20 क्वेश्चन हमको पूछना है, कैसे ऑर्डर में उसको अरेंज करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार तुमने ये डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चंस हमें पूछना है, देन यू हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस। बहुत सारे लोग बोलेंगे सीक्वेंस तो पहले होना चाहिए, नहीं, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, जैसे क्या क्या क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, एकदम सटीक क्वेश्चन, क्योंकि इतना पैसा लगा के अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग पैसा को वेस्ट तो नहीं करना चाहते। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं और फिर तैयार हो जाने के बाद हम पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको बिठाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लेआउट और डिज़ाइन को चेक करते हैं। चेक द लेआउट एंड डिज़ाइन, माने बहुत खिचड़ी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस के बीच में गैप होना चाहिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में आज सब कोई लेके जाते हैं, तो प्रिंटेड होने चाहिए, क्वेश्चंस के बीच में गैप होना चाहिए। लेआउट एक डिसेंट, बहुत ताम झाम नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ही खिचड़ी पक गया है। तो चेक द लेआउट एंड डिज़ाइंस, ठीक है। उसके बाद तुम बोल सकते हैं चेक द लेंथ ऑफ शेड्यूल्स और क्वेश्चनेयर्स। ऐसा ना हो कि 10-12 पेज तो चलो ठीक भी है, होता ही है कभी कभी किसी केसेस में, लेकिन 20-30-50 पेज का क्वेश्चनेयर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को लेंथ भी देखना है कि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चनेयर भी ना हो। फिर आता है तुम्हारा पायलट टेस्टिंग। ऑफ कोर्स अगर तुम पूरे गांव का सर्वे कंडक्ट करना चाहते हो तो पहले कुछ लोगों के बीच में देखो कि एफिशिएंटली डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चंस बहुत ही अजीब टाइप के हैं जिसका लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, डिज़ाइन अच्छा नहीं, ये सब टेस्ट करके ही पता चलता है ना। कोई भी इंसान जब प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है कोई नया, तो पहले वो अपने घर के सदस्य कुछ लोगों में बांटता है कि कैसा लग रहा है आपको टेस्ट में। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर मार्केट लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे भी पहले क्वेश्चंस को हम लोग छोटे स्केल में लॉन्च करके देखते हैं कि सही से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और फिर हम लोग इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। तो पायलट टेस्टिंग वगैरह हो गया, वो हमको करना होता है। फिर 9 नंबर है मेक द नेसेसरी। पहले टेस्टिंग में पता चला क्या क्या गलती हुआ है, तो मेक द नेसेसरी चेंजेस, बनाओ। और फिर तुम्हारा आता है जब नेसेसरी चेंजेस हो गया है तो उसके बाद फॉर्मलाइज कर दो, फॉर्मलाइज इट, ठीक है। सो बात समझ में आया। सो बेसिकली और भी कई स्टेप्स लिख सकते हैं, बीच में मल्टीपल स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट ठीक है एक सीक्वेंस है कि इसी तरीके से चलता है। पहले क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव के साथ क्लैरिटी रखना होगा, उसके बाद हमें टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए, हमें ड्राफ्ट करना है क्वेश्चंस, उनका ऑर्डर लॉजिकल सीक्वेंस में उनको बिठाना है, डिज़ाइंस को चेक करना है, हमको चेक करना है कि लेंथ ऑफ क्वेश्चन या शेड्यूल्स क्या जा रहा है, एक बार पायलट टेस्टिंग करना है,
नेसेसरी चेंजेस हमको ज़रूरत पड़े तो लाना है, और फिर उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मलाइज़ कर देंगे और फाइनली उसको पूरे विलेज लेवल पे या जिस भी हम लोगों को जितना भी लेवल पे सर्वे कंडक्ट करना है हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड नो। ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये समझ लिया। हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ की टर्म्स, रेस्पोंडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इन्फॉर्मेंट, तुम्हारा इन्वेस्टिगेटर, ये सारे शब्द भी हम लोगों ने देखा, एन्यूमरेटर ये भी देखा। फिर हम लोगों ने क्वेश्चनेयर शेड्यूल्स का डिफरेंस देखा। क्वेश्चनेयर या शेड्यूल में जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ 2 चीज़ों को और जान लेते हैं और फिर हम लोग फाइनली घुस पाएंगे कि हम लोग प्राइमरी डेटा आखिर कलेक्ट कैसे करते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। प्राइमरी डेटा में क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं ये भी क्लियर हो गया। शेड्यूल्स और क्वेश्चनेयर में फ़र्क क्या है ये भी क्लियर हो गया है। कैसे हम एक अच्छा शेड्यूल या क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस कैसे बेहतर ढंग से बनाएं, गुड क्वालिटी क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा। फिर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी देखा। फिर कुछ और की टर्म्स हैं उनको देखने के बाद फाइनली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करने लायक स्थिति पे पहुँच जाएंगे कि आखिर प्राइमरी डेटा इन सब टूल्स टर्म्स को सीखने के बाद कैसे कलेक्ट होता है। लेट अस सी वो की टर्म्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ये शेड्यूल्स या क्वेश्चनेयर्स जो हैं उनमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आधार पे 2 टाइप के शेड्यूल्स हो सकते हैं या क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं। देखो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं कब शेड्यूल बोल रही हूँ कब क्वेश्चन है। दे आर बेसिकली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अगर इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर जा के पूछ रहा है और फिर उसमें टिक लगा रहा है तो वो शेड्यूल कहलाएगा। अगर मैंने बाई पोस्ट बाई मेल तुमको फॉरवर्ड कर दिया, मैं वहाँ नहीं हूँ लेकिन मैं तुमको बोल रही हूँ तुम फिल करके वापस भेज देना, दैट्स अ क्वेश्चनेयर। सो इट डजेंट मैटर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। उन क्वेश्चंस के हिसाब से 2 टाइप के यहाँ पे शेड्यूल हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर हो सकते हैं या फिर 2 टाइप के हाँ तो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल या क्वेश्चनेयर हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूल या क्वेश्चनेयर हो सकता है। अब ये है क्या, स्ट्रक्चर्ड वाले में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड का मतलब है कि MCQ स्टाइल में होगा, टिक लगाना होगा। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शंस दे दूंगी, 4 ऑप्शंस में टिक लगाना होगा। फॉर एग्जांपल आप कब उनका शादी हुआ वो ईयर पे टिक लगाएंगे, या फिर हम लोग बोल देंगे कौन से एज पे उनका शादी हुआ था ईयर पे टिक लगाएंगे, या वट एवर। क्लोज एंडेड में हम लोग यहाँ पे उनका ओपिनियन बेस्ड कोई सवाल नहीं है, एकदम सिंपल MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज्ड है, बस टिक लगाते जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लोग अपना खुद का ओपिनियन पेश नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया है, हो सकता है कि इंसान अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम लोग बोलते हैं जैसे बहुत, अब तुम लोग 11 में आ गए हो, तुम लोग बच्चे नहीं हो कि तुम लोग के सामने ये सब नहीं बोला जा सकता, जस्ट मैं बोल रही हूँ। इमेजिन एक वुमेन है, वही मैं एग्जांपल वही कंटिन्यू कर रही हूँ बार बार चेंजेस ना लाने के लिए, और सेंसिटिव क्वेश्चन इसीलिए ली हूँ, सेंसिटिव एग्जाम्पल इसीलिए ली हूँ क्योंकि वो दिमाग में ज़्यादा टिकता है। सपोज़ एक वुमेन है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ठीक है, अब वो वुमेन से पूछा गया कि आपके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है आप उसके मतलब आपको अपना हस्बैंड गलत लगता है या सही लगता है, गलत लगता है यानी आपको रॉन्ग लगता है आपका हस्बैंड इस चीज़ में, या फिर आपको अपना हस्बैंड सही लगता है। 2 ही ऑप्शन दिया, या तो रॉन्ग लगेगा या तो गुड ऑल राइट लगेगा। अब एक वुमेन मान लो सिलेक्ट करती है कि रॉन्ग है, चलो ठीक है समझ में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस में वो अपने हस्बैंड को गलत मानती है। लेकिन एक वुमेन मान लो वो गुड पे टिक करती है कि अगर उसके ऊपर उसका हस्बैंड उसको मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो गुड, ठीक है। बट क्यों है, उसने ऐसा क्यों, साइकोलॉजिकली क्या रीज़न रहा होगा कि उसने गुड पे सिलेक्ट किया, वो हम जानना चाहते हैं। क्या पता उसके ऊपर प्रेशर हो, बहुत कुछ हो जो हम जानना चाहते हैं, जो हम नहीं जान पाएंगे। तो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग एक इंसान के ओपिनियन को नहीं देख पाते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड है, डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि इनमें तुम्हारा ओपिनियन्स नहीं है, इनमें क्लियर कट येस और नो है। तो जनरली अगर मैं तुमको बताऊं, जो भी फॉर्मल टाइप के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जहाँ पे तुम्हारे बच्चे कितने हैं ये सब जानना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे MCQ स्टाइल में होता है, हम टिक करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं या कुछ ऐसे परंपराएं हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं, रीज़न, ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो हम अनस्ट्रक्चर्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड माने ये बहुत अच्छे से दिखेगा, MCQ पैटर्न में बहुत कुछ क्लियर होगा एकदम।
रिस्पॉन्सेज एकदम क्लियर होंगे। यहाँ पे एक पूरा गाथा, एक पूरा सेंटेंस जो है वो रेस्पोंडेंट लिख रहा है, बता रहा है, और फिर उसका क्या मीनिंग है, क्या वो साइकोलॉजिकली सोचते हैं या सोचती हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये ओपन एंडेड होता है, ठीक है। इसमें MCQ नहीं होता, इसमें ओपिनियंस वगैरह पेश किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो तुम फ्रेम कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है तो क्लोज एंडेड सवाल रखना होगा, और अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाना है तो फिर तुमको ओपन एंडेड रखना होगा। इसमें एक देखो, ये ईजिली कंपेरेबल है। जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछी और उसमें ऑप्शंस थे येस एंड नो, 100 लोगों से पूछे, मान लो उसमें से 70 लोगों ने येस माना, तो हम लोग बोल देंगे कि 70% लोग अग्री करते हैं। बहुत ही क्लियर है कि लोग क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत ही येस एंड नो के थ्रू क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, और ओपिनियंस को छांट के बाहर करना कि किन लोगों ने अपना हामी भरा है कि यस ये चीज़ होना चाहिए, किन लोगों ने उस चीज़ के अगेंस्ट बोला है, ये जजमेंट पे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपना ओपिनियन पेश किया है, और लोग अपना ओपिनियन काफ़ी बार ऐसे, मतलब लोगों का ओपिनियन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको काफ़ी बार येस एंड नो में हम लोग मोल्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ईजिली कंपेरेबल होता है अक्रॉस रिस्पॉन्डेंट्स। जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं हम लोग देख पाएंगे, अच्छा इसने येस बोला, उसने नो बोला, येस बोला, नो बोला। यहाँ पे हम येस नो नहीं जानते, हम बस ओपिनियंस में ओपिनियंस देखते, तो ये कंपेरेबल नहीं होता, हमें इंसाइट मिलता है। इस बंदे ने अगर येस बोला तो क्यों बोला वो पता चलता है, उसने नो बोला तो क्यों बोला। भले ही वो लोग येस एंड नो क्लियरली नहीं बोले, लेकिन उनके बातों में वो झलक रहा है, तो हमें जानना पड़ेगा। तो हमें ग्रेटर इंसाइट्स, ग्रेटर नॉलेज मिलता है उनके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। अगर कुछ लोग हैं जो पितृसत्ता, पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, एक रेस्पेक्टेबल लड़की जो है वो बाहर नहीं जाती, बाहर जाके काम नहीं करती, इस तरीके का ओपिनियन रखते हैं। क्यों रखते हैं वो, क्यों, हमें यहाँ पे पता चलेगा। काफ़ी बार वो उनके ओपिनियंस होते हैं, और वो ओपिनियंस हम जान पाते हैं, लेकिन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा रीज़न उनके रीज़न से बहुत अलग होगा, लेकिन अगर तुमने येस बोला और उन्होंने नो बोला, तो क्लियर दिख रहा है, क्लियर पता चल रहा है येस एंड नो में डिफरेंस। बट तुम्हारा रीज़न और उनके रीज़न, तुमने 10 सेंटेंस में मुझे रीज़न बताया, अब रीज़न में मुझे क्लियर डिफरेंस नहीं होता है। हो सकता है कुछ बातों में तुम उनके साथ सहमत हो, कुछ बातों में उनसे अलग हो, दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ईजिली कंपेरेबल नहीं है, नॉट ईजिली कंपेरेबल। बात समझ में आ गया, नॉट ईजिली कंपेरेबल। ओके, तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ whether the respondent is aware of the true intent। इसका क्या मतलब, पहले लिखो, whether the respondent is aware of the true intent या true purpose। इसमें एक आता है जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड, ठीक है, राधा यहाँ पे लिखो अनडिस्गाइज्ड, और यहाँ पे है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड जस्ट एक फैंसी टर्म है, इसका मतलब होता है बहुत सिंपल। अनडिस्गाइज्ड का मतलब है जो, हिंदी में लिखूंगी तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो छुपा हुआ नहीं है, जो छुपा हुआ है, यानी इंसान का छुपा हुआ का बात नहीं कर रहे हैं, पर्पस का छुपा हुआ, इंटेंशन तुम्हारा छुपा हुआ है कि नहीं, जो छुपा हुआ है। पहले लिखो इस चीज़ को, डिस्गाइज्ड अनडिस्गाइज्ड। सो इसका क्या मतलब हुआ, देखो हम लोग क्या करें, ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स और क्वेश्चनर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द रिस्पॉन्डेंट इज़ अवेयर ऑफ द ट्रू इंटेंट। मान लो तुम एक रिस्पॉन्डेंट हो, तुम्हारे सामने मैं आई और मैंने अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए, मैं शेड्यूल्स लेके आई हूँ, और तुम्हारे से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, लेकिन मैंने ये शब्द बहुत ही क्लियरली तुम्हारे सामने नहीं बोला है। या पहला केस लेते हैं जहाँ पे बोल दिया, मैं बोलती हूँ कि ये जो हम लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, कि आपके घर में आपकी वुमेन के साथ आप आप उनको मारते हैं, पीटते हैं, क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं, ये इस चीज़ का डेटा हमें कलेक्ट करना है। अब देखो, अगर मैंने उसको बता दिया, मैंने मेरा इंटेंशन, मेरा पर्पस, मेरे सर्वे का पर्पस पूरा बता दिया है, और फिर उससे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ,
तो फिर इस टाइप के क्वेश्चनेयर को बोलते हैं अनडिस्गाइज्ड। अनडिस्गाइज्ड, कोई छुपा नहीं है, मैंने एकदम क्लियरली बता दिया है। यहाँ प्रॉब्लम है एक, बोल सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसको बता दें तो वो झूठा आंसर दे, वो एक छुपा हुआ आंसर दे, छुपा के बातों को बोले, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अनडिस्गाइज्ड का मतलब ही यही हुआ कि जहाँ पे जब तुम क्वेश्चंस लिस्ट लेके गए या पूछने का कोशिश किए, जो भी किए, उसमें तुमने अपना इंटेंशन, अपना पर्पस, अपना सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्लियरली सामने रिस्पॉन्डेंट को बता दिया है, देन दिस इज़ नोन एज अनडिस्गाइज्ड, कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन व्हाट इफ़ तुम्हें पता है कि लोग ऐसे झूठ बोल सकते हैं, इसलिए तुमने बताया नहीं। तुमने बोला कि ये जो है ये बस एक डेटा है जिसमें आप बस ये क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ये सरकार की तरफ से हम आए हैं या फिर ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम आए हैं। क्या रीज़न है तुमने नहीं बताया, तुमने वो वर्ड्स क्लियरली नहीं बताए, तुमने एक्सप्लेन नहीं किया, बस तुमने धड़ाधड़ क्वेश्चंस लिए या नहीं लिए कि आप क्या सोचते हैं, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, व्हाटएवर, इस टाइप का डेटा कलेक्ट किया एंड तुम चले गए। तुमने ट्रू पर्पस नहीं बताया। इस टाइप के डेटा को बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के आंसर्स कलेक्शन जब तुम करते हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायसेस को कम कर देते हैं। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि दीदी जब आप क्वेश्चंस पूछेंगी तो क्वेश्चंस पूछते वक्त उन क्वेश्चंस को सुन के भी तो रिस्पॉन्डेंट अंदाज़ा लगा सकता है कि आप क्या, किस पर्पस से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेशक, इसलिए हम लोगों ने बोला है कि रिड्यूसेस, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करेगा लेकिन एटलीस्ट रिड्यूस कर देगा। अगर मैं एकदम खुले तौर पे बता दूं कि हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करने का कोशिश की है, ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाएगा, तो इंसान डर के मारे डेटा फेक कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने उतना कुछ बताया नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो अपना वो बायस बोलते हैं कि अपने हिसाब से अपना आंसर चेंज कर लेना, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायस जो है वो बहुत हाई होता है। बायस मतलब तुमको जब दिखेगा अरे बाबा मेरा, देखो प्लीज़ समझो, अनडिस्गाइज्ड है। तुमको जब मैं सब कुछ रिवील ही कर दूंगी तो तुम अपना आंसर सोसाइटी के बोल सकते हो, सोसाइटी का जो एक अपना सोच है उसके लेवल के हिसाब से रखोगे। नहीं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, तो मैं भी यहाँ पे अपना जवाब उस हिसाब से देता हूँ। इस टाइप का तुम कोशिश करोगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि किस चीज़ को लेके मैंने ये पूरा सर्वे कंडक्ट करने के बारे में सोचा है। लेकिन यहाँ पे बायस कम हो जाता है जब छुपा के करती हूँ, जब बताती नहीं हो तो तुम्हारा ट्रू बिहेवियर कैप्चर होता है। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं वो शब्द बोलूँगी नहीं, लेकिन तुम लोग सबको जानते हो, हम लोग अवेयर भी होना ज़रूरी है आज के टाइम पे। तुम लोग जानते हो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, यूट्यूब पे वीडियोस भी है, तुम लोग को देखना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आई विल एनकरेज यू एंड मुझे बोलना होगा इस बारे में। जब एक वीडियो है वाई मेन, मैं बोलूँगी नहीं वरना क्या पता यूट्यूब क्या करे, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। वाई मेन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो सर्वे कंडक्ट किया गया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब ये रिवील नहीं किया गया कि ये सवाल है या इस पर्पस से हम ये कलेक्ट कर रहे हैं, यानी ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट किया गया, छुपे हुए फॉर्म में कलेक्ट किया गया। एंड यू विल नॉट बिलीव 70% लोगों ने औरत पे ही उंगली दबाया कि भैया उसी का फॉल्ट है, एंड बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ें बोली। और ये आज का वीडियो नहीं है, बहुत पहले का वीडियो है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से भी ये सवाल, स्कूल गोइंग बच्चों से ये सवाल पूछा गया और उनका भी जवाब ऐसे ही था। इफ़ यू थिंक कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जाके यूट्यूब पे ज़रा सर्च करना, ठीक है। आई थिंक क्विंट बोल के एक चैनल है, उस पर वो वीडियो था, मैंने मम्मी को भी दिखाया था मैंने। एनीवेज, वहाँ पर उनका जो जवाब था, अगर उनको बोल दिया जाता कि हम लोग इस सिलसिले में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, शायद वो अपने आंसर्स को चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग खुला तौर पे रिवील कर देते, अनडिस्गाइज्ड रख देते, तो उनका बायस आ जाता है, वो अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ढक कर सवाल पूछा कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इस तरीके से ढक के सवाल पूछा, उनका इंटेंशन वहाँ पर रिवील हो गया। बात समझ में आ रहा है? सो ये यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। दैट्स इट। अब हम लोग फाइनली आगे बढ़ सकते हैं कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के स्टेप्स हैं, या स्टेप्स नहीं बोलूँगी, प्राइमरी डेटा किन किन तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ कंफ्यूज मत हो। हम लोगों ने जो अभी तक देखा उसमें सिर्फ इतना जाना कि यस, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क होता है। किसी भी टाइम पे अगर कोई पूछे कि प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा में कौन सा बेटर है, कोई शक की बात है ही नहीं कि प्राइमरी डेटा ही बेटर है, अगर आपके पास टाइम और पैसे की कमी ना हो तो। फिर हम लोगों ने देखा कुछ टर्म्स जो उससे जुड़े हुए थे, क्वेश्चन शेड्यूल्स का डिफरेंस देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और वो रिवील किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स देख लिया।
अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हमको प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना है तो वो हम कैसे करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट इट. ओके, सो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में जो पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड. ये वही मेथड है जिसका तब से हम लोग जिक्र उठा रहे थे. डेटा कलेक्ट करना है, इसको कलेक्ट करने के लिए तुम डायरेक्टली क्या किए, तुम डायरेक्टली गए, रिस्पोंडेंट के सामने खड़े हुए, रिस्पोंडेंट के सामने खड़े होकर तुमने अपने सामने शेड्यूल रखा और एक एक करके सवाल पूछा और उनके सवालों का जवाब रिकॉर्ड करते गए. क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज एंडेड हो सकते हैं. मतलब अगर ओपन एंडेड हुआ तो हम लोग बोलेंगे तुम अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के साथ गए, क्लोज एंडेड थे तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के साथ गए. अगर तुमने ऑलरेडी रिवील करके रखा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तो तुम एक अनडिस्गाइज तरीके से कलेक्शन कर रहे हो. क्वेश्चन तुम्हारे पूरे शेड्यूल्स अनडिस्गाइजली ओपन है, एकदम एकदम सबको पता है, छुपा के भी कर सकते हो, वॉट एवर, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. बट मुद्दा यहाँ पे क्या है कि तुम डायरेक्टली जो रिस्पॉन्डेंट है उसके पास जाके तुम डेटा कलेक्ट करते हो. तो इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पे याद रखना, इन्वेस्टिगेटर जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है, इन्वेस्टिगेटर उस वही जा रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए. ये जनरली समझो इस चीज़ को, अगर बहुत बड़े एरिया में डेटा कलेक्ट करना है तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अकेला इन्वेस्टिगेटर क्या क्या कर लेगा. लेकिन किसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्राइम किया है, वहाँ पे पुलिस जो है वो एक पर्टिकुलर ऑफिसर को भेज रहे हैं कि उनसे जाके डेटा कलेक्ट कीजिए, तो फिर इन्वेस्टिगेटर जाके पूछ रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहा है, देन डेफिनेटली दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू बोलना चाहिए मुझे, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, या फिर इसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, मेथड. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा, इसमें इन्वेस्टिगेटर पर्सनली, इन्वेस्टिगेटर ये शब्द का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, पर्सनली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है बाय द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मेरिट्स क्या है. तो मेरिट इसके बहुत सारे हैं. मेरिट है कि भैया आपको एकदम फर्स्ट हैंड डेटा मिल रहा है, जिन लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना था उनसे एकदम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर को साफ डेटा मिल जा रहा है. और बिकॉज ऑन द स्पॉट डेटा कलेक्शन हो रहा है तो कोई भी डाउट होगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा ऑन द स्पॉट. तो बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि बहुत ही मतलब सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि जिसको बोला गया कि डेटा कलेक्ट करो वो खुद जाके फर्स्ट हैंड आमने सामने मिल के इंटरव्यू लेके उस चीज़ को रिकॉर्ड कर दें. ठीक है, तो इसका मेरिट यही है, फर्स्ट हैंड है. ठीक है, फर्स्ट हैंड है. एक्चुअली सभी के सभी फर्स्ट हैंड है, लेकिन तो मैं ये पॉइंट नहीं लिख रही हूँ वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे. सभी फर्स्ट हैंड है. मैं अभी बाद में कुछ एक चीज़ भी पूछूंगी, तुम लोग बताना. मेरिट क्या है इसका, मेरिट है कि ऑन द स्पॉट डाउट रिगार्डिंग एनी आंसर कैन बी क्लैरिफाइड. कुछ जवाब दिया समझ में नहीं आया और भी क्लैरिफिकेशन हम लोग ले सकते हैं, क्लैरिफाइड. रिस्पोंडेंट भी साइमल्टेनियसली कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है. सिमिलरली respondents can also clarify about questions they don't understand. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका. मतलब बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन उनमें से सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट हम लोगों का रिस्पोंडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्वेश्चनेयर या सॉरी इन्वेस्टिगेटर को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है. ठीक है, ये समझ में आ गया. फिर आता है डीमेरिट. तो डीमेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, तुमको क्या लगता है? ऐसे एक एक करके सबके पास जाके डेटा कलेक्ट करना क्या ये सुविधा वाला बात है? नहीं. हाँ, एक दो लोग का डेटा कलेक्ट करना है, देन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट ऐसे आपको बहुत सारे 10,000 20,000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो हम लोग बोल सकते हैं इफ़ द number of respondents is very large,
द नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स इज वेरी लार्ज एंड जोग्राफिकल, या और लिख सकते हैं, और जोग्राफिकल एरिया इज ह्यूज, then it is time consuming and expensive, है ना। अगर एक इन्वेस्टिगेटर जा जाके सबसे पर्सनली इंटरव्यू लेके कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, अगर बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा वाला जो मेथड है, मतलब अच्छा अगेन कोई फिक्स नहीं है कि कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हारे रिसर्च के हिसाब से, तुम्हारे सुविधा के हिसाब से तुमको ये करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अगेन इसको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये सभी बोलते हैं, बट दैट डजेंट मैटर। तुम तो शेड्यूल्स ही लेके जा रहे हो, तो पूछ रहे हो तुम सामने वाले बंदे से। अगर तुमको शेड्यूल्स नहीं लेके जाना रहता, अगर तुमको नहीं लेके जाना रहता तब तो तुम क्वेश्चन भेज देते। यहाँ जब भी ऑन ग्राउंड जाता है इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर या कोई भी, जब ऑन ग्राउंड जाके डेटा कलेक्ट करता है तो उसके हाथ में शेड्यूल्स होते हैं। जब वो वहाँ नहीं प्रेजेंट होता और वो वहाँ पे भेज देता है चिट्ठी के थ्रू या वॉट एवर, दैट्स अ क्वेश्चन। यहाँ पे तो इंसान जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा उसके हाथ में शेड्यूल होगा, और जब भी शेड्यूल होगा तो तुम सामने वाले बंदे से पूछोगे और डेटा रिकॉर्ड करोगे। तो सामने वाला बंदा हमेशा ओरली इन्फॉर्मेशन देगा और तुम यहाँ पे हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहे होगे। तो सेकेंड है दैट इज़ इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि रिस्पॉन्डेंट किसी कारण से या तो अवेलेबल नहीं है या बात नहीं करना चाहता वॉट एवर, और इसीलिए तुम उसका इन्फॉर्मेशन उस बंदे से ना लेके तुम उसका इन्फॉर्मेशन किसी आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति ने उस चीज़ को लोकली विटनेस किया है उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। बाय द वे, जो लोकली विटनेस करने वाले लोग हैं इनको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। सो when investigator collects data from an informant, i.e. a person who had information अबाउट द रिस्पॉन्डेंट। देखो प्लीज़ समझो, अगर रिस्पॉन्डेंट से खुद जाके डेटा कलेक्ट करो एंड दैट्स अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे जब तुम पर्सन के पास नहीं पहुँच पा रहे हो या नहीं मिलना चाहता पर्सन तुमसे, रिस्पॉन्डेंट नहीं मिलना चाहता, तो तुम इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो उस पर्सन के बारे में। ठीक है, अगेन तो यहाँ पे मेरिट्स क्या है, इसके फ़ायदे कब कब होंगे, कब ये मेथड यूज़ आएगा? तो मेरिट इसका ये है, यूज़फुल व्हेन रिस्पॉन्डेंट, जो रिस्पॉन्डेंट है इज़ अनअवेलेबल। मान लो वो उस जगह को छोड़ के जा चुका है, अनअवेलेबल है, वो नहीं मौजूद है, आज वो किसी काम से गया हुआ है, अनविलिंग है, नहीं इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, अनविलिंग है। ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक है और द टॉपिक इज सेंसिटिव टू देम। तो इसमें तुम रेस्पॉन्डेंट का इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले पाओगे, तो तुम किसी आस पड़ोस के व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। लेकिन अगेन इसमें एक प्रॉब्लम है, डीमेरिट है कि आस पड़ोस का व्यक्ति जो है झूठ भी बोल सकता है भाई, छुपा भी सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, जो इन्फॉर्मेंट है उसका ऑनेस्टी और उसके मेमोरी पे सवाल आ जाता है। अगर वो उसको याद है सही ढंग से तो वो स्टोरी जैसा हुआ था वैसे ही बताएगा हम, ताकि रिकॉर्ड कर पाएँ। अगर वो ऑनेस्ट है तो सही स्टोरी बताएगा, वरना छुपा सकता है। ठीक है, सो बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन का एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द
इंफॉर्मेशन का एक्यूरेसी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी ऑनेस्टी एंड मेमोरी ऑफ द इंफॉर्मेंट। मेमोरी ऑफ द इंफॉर्मेंट, ठीक है, हो गया ये, इसको नोट डाउन करो। Okay. अच्छा, अब क्या होता है तीसरा, अगेन ये सब कोई ऑर्डर में नहीं है, सब बस डिफरेंट वेज हैं जिससे कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाता है तीसरा, डेटा कलेक्शन बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं तुम लोग जानते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर हायर्स ट्रेंड एन्यूमरेटर्स who collect the data फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा है, यहाँ पे एन्यूमरेटर को वो भेज रहा है ताकि वो रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करे। हु कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। अब तो मतलब दीदी इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उसमें नहीं है, एडवांटेज इसका ये है कि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटर के ऊपर अकेले का चाप नहीं आया। उस अकेले बंदे, अकेले 3-4 लोगों को हर जगह नहीं जाना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। 100, 200, 300 एन्यूमरेटर्स हायर कर देंगे, गांव-गांव जाके ये लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो तुमको क्या लगता है ये क्या कम कॉस्टली है? कॉस्टली तो ये भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही फ्री में हो जाएगा, ये भी कॉस्टली है। लेकिन इसमें बोल सकते हो, इसमें सोल्यूशन ये है, इसका मेरिट क्या होगा? पहली बात तो हम लोग मेरिट्स का बात करें, बोल सकते हैं कि काम थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोग जाएंगे तो काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स रेट भी बढ़ जाएगा। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं फास्टर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का फास्ट कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक याद रख रहे हैं, डीमेरिट में अगर हम लोग बात करें, डीमेरिट क्या होगा? तो कॉस्टली है, कॉस्टली टू ट्रेन एन्यूमरेटर्स। इतना ही नहीं, द बायस ऑफ एन्यूमरेटर्स could hamper the situation। अच्छा, इसमें एडवांटेज सिर्फ एक ही लिखी हूँ, लेकिन बाकी सब भी ट्रू है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट डाउट क्लियरेंस हो पाएगा, क्योंकि एन्यूमरेटर्स हैं, वो भी ट्रेंड है। ऑन द स्पॉट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियरेंस। ये सब फ़ायदा यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉस्टली तो है ही, क्योंकि ट्रेन करना है, लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि एन्यूमरेटर का जो खुद का बायस है वो हैम्पर कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। समझ में नहीं आएगा। व्हाट इफ़ कुछ एन्यूमरेटर्स जो हों वो उस फैमिली से आते हों, जिसमें समझाने के लिए बोल रहे हो, जो एन्यूमरेटर्स तुमने हायर किया उसमें से कुछ ऐसे हों जो उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को उन्होंने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं माना। तो अगर किसी, मान लो वो लोग पूछताछ करने गए, जैसे समझाने के लिए किसी घर पे पूछताछ करने गए कि क्या वहाँ पे जो फीमेल है, उनसे पूछा कि आपको कभी भी आपके हस्बैंड ने मारा, और उस फीमेल ने बोला कि जब से मेरा शादी हुआ ऐसा 2 बार हुआ है। हो सकता है एन्यूमरेटर जो कलेक्ट कर रहा है डेटा, उसको लगे कि 2 बार बहुत बड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसने उस लेडी का इन्फॉर्मेशन पे नो लिख दिया कि नहीं, कभी इसको मार नहीं पड़ा है। इवन दैट कैन हैपन, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एन्यूमरेटर का खुद का बायस जो है वहाँ पे आ सकता है। इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्च कर रहा है, मेन बंदा, उसको तो सब मालूम है कि मुझे छोटे से छोटे चीज़ों को भी मिस नहीं करना। लेकिन हो सकता है एन्यूमरेटर, जब इतने सारे लोगों का ओपिनियन तुमसे मैच हो, ज़रूरी नहीं है, सब अपने बायसेस के साथ आते हैं, तो वहाँ एक दिक्कत आ जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया, ओके। चौथा ले लो, फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या होता है, ये सब वर्ड्स सिखा चुके हैं, इसीलिए सिखाया था उस वाले वीडियो में।
information from number 2, information from local correspondence। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे डेटा चाहिए, सिर्फ एक सर्वे का बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि डेटा हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग कुछ लोगों को वहाँ पे उस पर्टिकुलर इलाके में भेज देंगे, वो लोग वहीं पे रहेंगे और वहाँ से हम लोग को रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो ये भी कंटिन्यूस प्राइमरी डेटा अगर हमें कलेक्ट करना है तो फिर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज वगैरह ये ज़रूर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स, या फिर बोल सकते हैं जैसे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा, ठीक है, तो न्यूज़ एजेंसीज क्या करते हैं, वो अपने जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 10 दिन 15 दिन के लिए भेज देते हैं और कंटिन्यूस वहाँ से रिपोर्टिंग वो लोग करते हैं, डेटा देते रहते हैं। सो दैट इज़ देयर। सो ये क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सो अपॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एजेंट्स हु reside in a particular place and give continuous information। तो कंटिन्यूस प्राइमरी डेटा का कलेक्शन हो पाता है। तो इसका मेरिट भी यही है कि जोग्राफिकल एरिया काफ़ी वाइड कवर होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को अकेले हर जगह भागना नहीं पड़ता है। 10-12 अलग अलग जोन्स में कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेज दिए तो वाइड कवरेज हो जाता है और रेगुलर कंटिन्यूस हम लोगों को डेटा मिलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मेरिट में वाइड जोग्राफिकल कवरेज, ठीक है, जोग्राफिकल कवरेज काफ़ी वाइड हो जाता है एंड कंटिन्यूस या रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता रहता है, ठीक है। इस चीज़ को लिखो, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होगा, तो डीमेरिट में भी फिर से वही बात आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं है। तो अगेन जो रिस्पोंडेंट हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो लोकल एजेंट्स हैं जो डेटा कलेक्ट करके देंगे, उनका खुद का ऑनेस्टी कितना है, उनका खुद का बायसेस कितना है, वो क्या सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देता है डेटा को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट गया है, लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट के साथ सहमत है, अगेन तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो, मैं ओपनली नहीं बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट गया अगर वो प्रोटेस्ट के साथ सहमत है तो हो सकता है वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करे। लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट है जो सपोर्ट नहीं करता तो फिर वो प्रोटेस्ट को इस तरीके से दिखाए जो कि सही नहीं है। तो इवन दैट कैन हैपन, राइट। सो खुद का बायसेस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डीमेरिट क्या होगा, डीमेरिट वही है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स ओन बायसेस अफेक्ट द इंफॉर्मेशन, उसका खुद का बायस इंफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकता है। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये मैंने दूसरा क्यों लिखा है, आई थिंक ये कितना हो गया, हम लोगों ने डायरेक्ट पर्सनल कर लिया, इनडायरेक्ट कर लिया, हम लोगों ने शेड्यूल्स वाला कर लिया, मतलब एन्यूमरेटर वाला, और ये वाला, ये बेसिकली फोर्थ वाला था, दिस वन इज़ द फोर्थ वन, ठीक है। नाउ लेट अस डू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है, मेल्ड क्वेश्चनर। अच्छा, मेल्ड शेड्यूल तो नहीं लिखूंगी, नहीं, शेड्यूल मेल्ड नहीं होता, शेड्यूल में तुमको प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्वेश्चनर्स मेल्ड होते हैं। मेल्ड माने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फिफ्थ नंबर, मेल्ड क्वेश्चनर्स। अब मेल्ड माने भाई पोस्ट के थ्रू मेल किया, ऑनलाइन ईमेल में सेंड कर दे, व्हाटएवर, वहाँ पे तुम नहीं हो, तुमने भेज दिया है रिस्पोंडेंट के पास और वो लोग खुद से फिल करके तुम्हारे एड्रेस पे भेजें, तो मेल्ड क्वेश्चनर भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर सेंड्स द क्वेश्चनर टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को हम लोग भेज देते हैं आइदर वाया पोस्ट और ईमेल और व्हाटएवर, ईमेल होना ज़रूरी नहीं है, पोस्ट या ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेज दो, जहाँ पे भेज दो,
तुमने मेल कर दिया क्वेश्चनियर, ठीक है। तो इसका मेरिट क्या है? मेरिट बहुत सारे हैं इसके। मेरिट है कि कॉस्ट सेविंग है, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक जगह जाना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा काम। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा वाइडर रीच, यानी जोग्राफिकल एरिया का कवरेज ज़्यादा होगा, जोग्राफिकल एरिया कवरेज यूज होगा। इसके अलावा तुम लोग बोल सकते हो, हाँ, जो लोग हैं उनका एनोनिमिटी मेंटेन होगा। यानी कि होता क्या है ना कि जब तुम लोग पर्सनली पूछते हो और तुमको एक पर्सन लिटरली, मान लो जो पर्सन है उसने बहुत ही गलत रिस्पांस दिया, तुमको लगता है ये आगे जाके बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इसने ऐसा रिस्पांस दिया, यू आर श्योर कि ये आगे जाके बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। उसका आइडेंटिटी हाइड नहीं हो पाता पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन यहाँ पे हाइड होता है। तो दीदी ये मेरिट कैसे हुआ? एक तरीके से मेरिट है, एक तरीके से मेरिट है कि तुम सेफ हो, लेकिन एक तरीके से डीमेरिट भी है कि ऐसे क्रिमिनल्स हाइड हो जाते हैं। सो एक मेरिट भी है, आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये सब मेरिट्स हैं। लेकिन डीमेरिट भी भर भर के है। डीमेरिट में सबसे पहला है कि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। डीमेरिट, कितने लोग हैं जो फिल करके वो लोग वापस भेजेंगे? इन्वेस्टिगेटर सेंड्स द क्वेश्चनएयर टू द रिस्पोंडेंट आइदर बाय पोस्ट और ईमेल एंड रिस्पोंडेंट्स हैव टू मेल इट बैक। उनको खुद से ये करना है। तो यहाँ पे डीमेरिट यही है कि लो रिस्पॉन्स रेट। यहाँ रिस्पॉन्स रेट बहुत लो होता है। कितने लोग हैं जो सहमत हो जाएंगे कि हाँ भैया हम लोग दोबारा मैसेज कर देंगे? तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स रेट होता है। डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है, डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ डीमेरिट्स हैं। ओके, 6th वाला लिखो। ठीक है, 6th वाला है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना, ये पिछले सभी केसेस से डिफरेंट है। पिछले सभी क्वेश्चंस में या तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, या फिर एन्यूमरेटर्स के थ्रू, या फिर सिर्फ मेल कर देने से, क्वेश्चनएयर्स मेल कर देने से, व्हाटएवर, क्वेश्चंस पूछ रहे थे और जवाब ले रहे थे। ऑब्जर्वेशन मेथड में इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन, प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिना क्वेश्चन पूछे। हम लोग मुंह से क्वेश्चन नहीं फोड़ेंगे भाई, हम लोग ना तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देंगे ना तो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हें ऑब्जर्व करके तुम्हारे हरकतों के थ्रू तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये ऑफकोर्स ये हर टाइप के सर्वेज में नहीं किया जा सकता। अब मेरे को जानना है कि तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, तो मैं क्या देखूंगी भाई, क्या ऑब्जर्व करूंगी? मैं डायरेक्टली जाके पूछूंगी तुम मैरिड हो या नहीं हो। तो ये क्या तुम बोलोगे दीदी वो तो ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं। भाई आजकल के मॉडर्न लोग नहीं पहनते हैं सिंदूर, हम लोग जाके पूछते हैं। सो बहुत सारे रिसर्च सर्वेज में ये नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर पेक्यूलियर टाइप के सर्वेज होते हैं जहाँ पे ये चीज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये मैं सोचना हर टाइप का चीज़ हर जगह लागू हो जाएगा ना। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर observes the behavior of the respondent instead of asking questions। यहाँ पे questions नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में, उसके बिहेवियर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बिहेवियर को नोट डाउन करेंगे। अब इसमें ना 2 टाइप का होता है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पार्टिसिपेंट मेथड। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारे ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाऊंगी और तुम्हारे ग्रुप में जीऊंगी, तुम्हारे ग्रुप के साथ रहूंगी और उस ग्रुप में जी के रह के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगी। दिस इज़ नोन एज पार्टिसिपेंट मेथड। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगेन दीदी आप क्यों ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल ला रही हूँ, रियलिटी से
हमारे को, हम अगर रियलिटी से मुंह मोड़ लेंगे, हम आज के यूथ हैं, हम ऐसे रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते। एक रिसेंटली एक जर्नलिस्ट सामने आती हैं और उन जर्नलिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे वुमेन उन्होंने नोटिस किया बहुत सारे लड़कियों का ट्रैफिकिंग हो रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कुछ लोकेशन में, बट उन्होंने ये नोटिस किया और उन्होंने ये चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए लिटरली वो उन ट्रैफिकर्स के साथ इन्वॉल्व हुई, उनके साथ रहीं, 1-2 हफ्ते उसी कंडीशंस में जी, और उनके साथ जीने के बाद उन्होंने उनकी हार्श कंडीशन को रिकॉर्ड किया और सामने लेकर आई। इस टाइप का रिकॉर्डिंग जहाँ पे तुम अपना जान जोखिम पे डाल के उन लोगों के साथ खुद, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्राइम का ज़रूरी नहीं है, अलग अलग नेचुरल बिहेवियर्स को भी स्टडी करने के लिए तुम वहाँ अपने आप को उन लोगों के साथ इन्वॉल्व करके रिकॉर्डिंग करते हो। सो जहाँ पे भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद को बाकी रिस्पोंडेंट्स के साथ उनमें अपने आप को ढाल लेता है, उनके साथ जीता है, उठता है, खाता है, पीता है, एंड उसी प्रोसेस में वो बिहेवियर्स को एनालाइज करता है। दिस इज़ नोन एज पार्टिसिपेंट मेथड। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर becomes a part of the group being studied. वो एक पार्ट बन जाते हैं उस ग्रुप का जो कि स्टडी कर रहे हैं, और हम लोग बेसिकली इसके थ्रू, इसका मेरिट यही है कि हम लोग नेचुरल बिहेवियर को पता लगा पाते हैं, डीप इंसाइट्स मिलता है हमें, बहुत ही अंदर तक उन लोगों के गहराइयों तक हम जान पाते हैं बातचीत को। सो डीप इंसाइट्स हमको मिलता है, नेचुरल बिहेवियर हमको पता चलता है, ठीक है। लेकिन डीमेरिट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अब एक दिन में बिहेवियर तो नहीं पता चलेगा ना, काफ़ी समय बिताना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको ये जानना है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जस्ट समझना, ट्राइबल लोग का एग्जांपल बाद में दूंगी। फॉर एग्जांपल तुमको जानना है कि राजस्थान का एक गांव है, वहाँ पे पानी का इतना बड़ा समस्या है, लोग कैसे जीते हैं। एक तो डायरेक्टली पूछताछ कर लो, एक है कि 1 महीना वहाँ गुजारो, हार्श कंडीशंस में जियो, और उन कंडीशंस में जी के तुमको पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे जब तुमने ऑब्जर्वेशन करने, तुम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, उन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही अपना तुम स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, तुमने डेटा प्रेजेंट किया, बट बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, और फिर उनके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी किया, तुमको डीप इंसाइट्स मिले, ये एक मेरिट है। लेकिन डीमेरिट यही है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। बी नंबर वाला पॉइंट क्या है? बी है नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। तो नॉन पार्टिसिपेंट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे तुम मेंबर नहीं बनते, यहाँ पे तुम दूर से उस ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हो और रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पे बेसिकली मान लो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, अब ट्राइबल लोगों के पास जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में आज भी एक ट्राइबल ग्रुप रहता है, जो कि ऐसा है जिसको बोला जाता है कि ये आज 20th सेंचुरी से एकदम अलग है। ये बिल्कुल एक ट्राइबल कम्युनिटी, बहुत हमलावर होते हैं ये लोग, और सरकार मतलब बहुत सारे लोग गए वहाँ से मीट करने के लिए, कुछ लोग बचे ही नहीं, उन लोगों को मार दिया गया ऑन द स्पॉट। सो इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में हमको स्टडी करना है। क्या हम इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ उनके साथ रह सकते हैं? नहीं तो मार के ख़त्म कर देंगे हमको दूर से ही इनके बारे में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेंट मेथड में इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व्स द ग्रुप फ्रॉम डिस्टेंस। दोनों ही ऑब्जर्वेशन मेथड का ही पार्ट है, क्योंकि दोनों में ही तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तुम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो मेरिट, इसका मेरिट क्या है? तो इसका मेरिट ये है कि ये मतलब इसमें बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे था, इसका मेरिट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मोर सेफ या सेफर if the group is violent, ठीक है। ये सब मैंने लिखा। डीमेरिट इसका क्या है? इसका डीमेरिट क्या है? तो डीमेरिट ये है कि हो सकता है कि
अगर तुम उनके साथ जीते तो जो इंसाइट तुमको मिल सकते थे, एज एन ऑब्जर्वर तुम उस इंसाइट को नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम उनके बिहेवियर को नहीं ट्रैक कर पा रहे हो, तो या फिर कुछ हरकत हुआ, कुछ चीज़ें उन्होंने किया लेकिन तुम उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाए क्योंकि तुम वहाँ पे उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मे मिस द कंटेक्स्ट, यू नो। फॉर एग्जांपल वो लोग कोई प्रथा फॉलो करते हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं है। अगर तुम उनके साथ जीते तो वो तुमको शायद हिस्ट्री बताते हैं। जैसे अगर तुम लोगों ने एक मूवी देखा है अवतार, मेरा फेवरेट मूवी है बाय द वे, अवतार मूवी अगर देखा है तो वहाँ पे दूसरे प्लैनेट में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के अर्थ के कुछ लोग जाते हैं, उन लोगों के साथ जीवन बिताते हैं, उन लोगों को दूर से ऑब्जर्व करने में उन लोगों को मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बट उन्हीं में से कुछ मेंबर्स वहाँ पे बोल सकते हैं फंस जाते हैं, फिर उनके साथ जीवन बिताते हैं। वो लोग कैसे नेचर को देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो सिर्फ समझना का कोशिश करते हैं। एक दूर पे बैठा हुआ आदमी शायद वो कॉन्टेक्स्ट उससे मिस हो जाए कि वो इस चीज़ का पूजा क्यों करते हैं, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, लेकिन वह इनसाइडर आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएगा। इनसाइडर औरत भी हो सकती है प्लीज़। सो मे मिस द कॉन्टेक्स्ट, इसी के मैं अपना नोट सामने रखी हूँ और सो दैट मैं वहाँ से लिखूँ। एंड इनसाइडर वुड कैच, ठीक है। सो दीज आर दी सेवरल मेथड्स दैट यू हैव, ठीक है। नाउ देर आर अदर वेज ऑल्सो। क्या तुम लोगों को लगता है कि यही कुछ तरीके हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का? एक्चुअली नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम लोगों को इतना पे ही अपने आप को रोक देना है। हम लोग जिस लेवल पे अभी हैं हम लोगों को इतना ही पे रोक देना है, बट इस बात में कोई शक नहीं है कि और भी बहुत सारे प्राइमरी मेथड कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इसके हम आगे वाले पोर्शन पे देखेंगे, बट हम लोगों का जो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा था वो डन होता है।